मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट है, डिस्कस करेंगे। देखो दो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बच्चों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, कई बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता होगा कि टफ है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, मुझे बताओ ईमानदारी से। ठीक, देखो बेटा ऐसा है, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको दो काम मेरे लिए करना होगा। सब्जेक्ट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, वो आप मुझ पे छोड़ दो, आपके दिमाग में अंदर तक पूरा घुस जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे जो चीज़ें याद नहीं होती थी वो मैं याद करवा के भेजूंगा, एक एक चीज़ मैं करवा दूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। सब्जेक्ट तो मैं सिखा ही दूंगा कैसे भी करके, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको मेरे लिए दो काम करना होगा। सबसे ज़रूरी पहले तो इंटरेस्ट लाना होगा। जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो सोचते हैं कि हम सिर्फ है ना एनिलिडा ऑर्थोपोडा पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, तो सबसे पहले तो उन्हें ये करना होगा कि उन्हें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। पहली चीज़ मतलब क्लास में एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा, एक। दूसरा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी तगड़ी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि आप सोचते हो कि रटने वाला चीज़ है, आपने रट लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, इसकी रिएक्शन CH3OH से करा देंगे तो ये बन जाएगा। आपने अगर सोच लिया तो ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको ये दो प्रॉमिस मुझसे करना होगा कि आप रिवीजन भी करोगे, ठीक है, मतलब अच्छे एटीट्यूड से क्लास में बैठोगे तो रिवीजन हो ही जाएगा। आपको पहले तो सब्जेक्ट में ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एक। दूसरा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दो। ये दो चीज़ें आपको करना है। सब्जेक्ट सिखाने की गारंटी मेरी, वो तो मैं ऑर्गेनिक ऐसा पढ़ा दूंगा शानदार, मतलब इससे अच्छा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। वहाँ तक ले जाके मैं आपको लैंड कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी धीरे धीरे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको तो टेंशन ये सब्जेक्ट का तो नहीं लेना है, टफ लग रहा है ईजी लग रहा है वो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो, जो मैंने जो दो चीज़ें बोली। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया बच्चों? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए मैं क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, ठीक है, हितेश ने तोड़ दिया उसको, तो जो भी है मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अब तक आवाज़ आ रही है पीछे तक? बोलो हूँ हाँ करो, ठीक है। हमने कल की क्लास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के आगे अब जब मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। लिखेंगे #9 होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बायो वाले बच्चे, होमोलोगस ऑर्गन है कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। ओरिजिन क्या होगा? सेम बट फंक्शन डिफरेंट। डॉल्फिन का फ्लिपर, घोड़े का आगे वाला टांग, चिकन लेग पीस, सब चीज़ क्या है? होमोलोगस है कि नहीं? ये आपने पढ़ा ना, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि पढ़ोगे? पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको पता है। वैसे ही मैं पूछूं होमोलोगस सीरीज तो ये आप ये भी बता पाओगे क्योंकि ये भी आप 11th में पढ़े हो। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जानवी बताएगी क्या होता है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन पे अपन लोग आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है होमोलोगस ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। क्या करेक्ट है स्टेटमेंट? ट्रू है, ठीक है। मजे की बात तो यह है आंसर क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। समझते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। ये बच्ची ने जो मिस्टेक किया वो न सिर्फ बच्ची करती है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अटकते हैं। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which all members can be represented by a general formula known as homologous series। ये एक कंपाउंड्स का एक सीरीज है। कंपाउंड्स का क्या है बेटा? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज है जिनको मैं एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जनरल फॉर्मूला जो भी रहेगा उसी से ही ये सारे फॉर्मूले को, जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही बोल देना काफ़ी नहीं, इसमें बातें कुछ और है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, उनके बीच CH2 का डिफरेंस रहेगा, एंड देयर मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 यूनिट, यानी उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 और 2 14, यानी कि 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब बच्ची ने बोला सर वो तो स्टेटमेंट फिर तो ट्रू होना चाहिए, तो फॉल कैसे किया भाई? मैंने बोल रहा है कंसेक्यूटिव मेंबर्स। क्या?
कंसेक्यूटिव मेंबर, दो लगातार होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का होता है, या ना 14 यूनिट का एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। मैं अभी और इसको समझाऊंगा। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, शर्मा सोमत, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मस्ट बी सेम फॉर ऑल कंपाउंड्स, वो सब में सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक मेंबर में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और दूसरा उसी में उसी फॉर्मूले से डिराइव कर दिया उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो कंपाउंड ही चेंज हो गया, वो अलग सीरीज हो गया, आप मतलब रेप्टाइल अलग हो गया, ठीक है, और मैमल्स अलग हो गया, आप दोनों को जोड़ करके इच्छाधारी नागिन बना दे रहे हो, ये कनेक्टिंग लिंक नहीं करना है। बोलो क्लियर है, वो मेंबर ही अलग हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है, अरे हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखा जाए, अभी मैं और समझाऊंगा इसको। ऑल मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो, होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे, आंख बंद होने से सर परमानेंट लेटा देते हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे उनको एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से मैं प्रिपेयर कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्कीन है, एल्कीन का अगर मैं एसिडिक हाइड्रेशन करता हूं तो मुझे अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, वो सब हम लोग बात करेंगे। या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब एक एल्कीन है, उससे भी अल्कोहल बन रहा है, तो दूसरा उसी का होमोलॉग होगा तो उससे भी क्या ही बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। और ये जो अल्कोहल मिलते जा रहे हैं ये भी आपस में होमोलॉग दिखने लगते हैं। यानी जितने भी होमोलॉग्स होते हैं उनको सेम जनरल ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आप बना सकते हो। ये चीज़ क्लियर होगी, ये इनमें एक खास बात है, कॉमन बात है। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए, ऑल मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये पॉइंट को मैं अभी सम अप करूंगा और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा होगा, CH3OH, जिसको हम लोग मीथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या है, CH3OH। क्लियर है। इसको अगर जनरलाइज करके लिखना होगा, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CH4O। बोलो लिख सकता हूं, अरे हूं हाँ करो, ठीक है। एक और मेंबर अगर मैं इसका देखूं तो मुझे CH2 बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं इसे C2H6O। तीसरा मेंबर लिखना होगा C3H7OH, इसे मैं लिखूंगा C3H8O। ठीक है, और ऐसे ही मैं आगे लिखता जा सकता हूं। अब जरा समझना, ये जो अल्कोहल मैं लिख रहा हूं इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2 और O, CnH2n+2O। ये फॉर्मूला, इससे ये आपको आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, ये रट के ये लिखना है, ये काम नुबड़े करते हैं 11-12 में। आपको ये देख करके आइडिया लगाना, भाई एल्केन है, भाई CH4 क्या है, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो O। समझ में आया? ये इसके फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता था, ये CH3 है, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा, OH लगा है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता था, CnH2n+2-1, यानी CnH2n+1OH। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, CnH2n+1OH। आप देखते जाओ, यही बनता जाएगा, बनेगा। अब देखो, ये जो पहला वाला दिख रहा है ये फर्स्ट होमोलॉग है, इस सीरीज का क्या है बेटा, फर्स्ट होमोलॉग है। ये लोग होमोलोगस सीरीज हो गए, क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज। ये सेकंड होमोलॉग है इस होमोलोगस सीरीज का, ये थर्ड होमोलॉग है ये होमोलोगस सीरीज का। बोलो बात क्लियर है। अब आप देखना, ये जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं, कोई भी दो
इस सीरीज में जितने भी होंगे 10 15, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, यहाँ n की वैल्यू कितना है 2, यहाँ n की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब पूरा सीरीज बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज में कोई भी दो मेंबर जो होंगे, कोई भी दो ले सकते हैं, ऐसे लगातार दो होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कोई भी दो होमोलॉग हो सकते हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल मैं इस सीरीज से ले सकता हूँ, उनके बीच आपस में ये रिश्ता क्या कहलाएगा, दे आर होमोलॉग ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलॉग। मैं फर्स्ट सेकंड भी ले सकता हूँ, मैं फर्स्ट थर्ड भी ले सकता हूँ, मैं फर्स्ट 10th भी ले सकता हूँ, मैं सेकंड 5th भी ले सकता हूँ, कोई भी इन सीरीज में कोई भी दो मेंबर ले लूँ, वो आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलॉग कहलाएंगे एक दूसरे के। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब होमोलॉग के बीच डिफरेंस हमेशा CH2 का होगा। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। लेकिन दो कंसेक्यूटिव मेंबर अगर होमोलॉग होंगे, दो कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स अगर होंगे जो लगातार है, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, CH2। उनके बीच किसका डिफरेंस है, CH2 का। उनके बीच किसके डिफरेंस है, CH2 का। समझ में आ रहा है? यानी इसके और इसके एटॉमिक मास में कितने यूनिट का डिफरेंस मिलेगा, 14 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। इसके और इसके 14, सेकंड और थर्ड के 14, फिफ्थ और सिक्स्थ के 14, 17th और 18th होमोलॉग के 14। ये बात समझ में है? अब देखो मैंने आपको क्या क्या चीज बताया। एक तो अल्कोहल है, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज अगर है, फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज सेम रहेगा इन ऑल होमोलॉग्स। जितने भी होमोलॉग्स होंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जरा इन पॉइंट्स में आते हैं, नीचे से ऊपर जाऊंगा। ऑल मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा एक चीज सोचना, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो करने वाली जितनी भी रिएक्शन होंगी इनकी, वो सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अच्छा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान देना, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जाते हो तो सब बढ़ जाता है, बस वोलेटिलिटी वेपर प्रेशर घटता है, ये बता दिया था। और यही जितना मैंने यूनिट में पढ़ाया था, यही तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, होमोलॉग्स में ऊपर से नीचे जाऊंगा, हायर होमोलॉग्स की तरफ बढ़ूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया इनका, टोटली डिफरेंट हो गया। बोलो समझ में आया? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एकदम सेम होगा। ये चीज भी क्लियर होता है सभी को? ये चीज अच्छे से सबको क्लियर हुआ? ठीक। थर्ड वाले पॉइंट में आते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इन्हें एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट मस्ट बी सेम फॉर ऑल कंपाउंड। यही रीजन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव मेंबर, दो लगातार जो होमोलॉग्स होंगे उनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का होगा या 14 यूनिट का होगा। बोलो बात समझ में आया? क्या इतनी बातें भी क्लियर होती है? क्या ये होमोलॉग से रिलेटेड ये बात मैंने जो समझा वो भी क्लियर होता है? अरे हूँ हाँ किया जाए, ठीक है। अब जरा आते हैं ट्रू फॉल्स में। होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ये बोला नहीं है कंसेक्यूटिव के बारे में, बोला है क्या? लेकिन अगर मैं लिखूं टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर मास, ये ट्रू होगा। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए पहले एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग, कि समझा दूं पहले? ठीक है, लिख, रहने दे उसको। देखो आगे समझो तन में, अब ध्यान देना, बस हो गया। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। जरा देखते हैं, समझो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है? तो देखो पहला होमोलॉग अगर मुझे लिखना है, फर्स्ट होमोलॉग, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, CH4। सेकेंड होमोलॉग क्या होगा बताओ, C2, है ना, n की वैल्यू हो गई 2, 2 2 दूनी 4 और 2 6, H6। थर्ड होमोलॉग क्या होगा बताओ, C कितना हो जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8, यही होगा ना, ठीक है। फोर्थ होमोलॉग क्या होगा बताओ, C4, 4 दूनी 8 और 2 10, H10, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स हैं, उनके बीच डिफरेंस कितने का है, CH2 का या 14 यूनिट का, ठीक है। और ये आपस में क्या है, होमोलॉग्स, ठीक है। एल्केन के बाद देख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आप समझना, एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से 1 मोल हाइड्रोजन हटाएं, क्या हटाएं, 1 मोल हाइड्रोजन हटाएं, तो 1 मोल हाइड्रोजन हटाने से DU कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसमें से अगर 1 मोल हाइड्रोजन हटा रहे हैं इसके 1 मोल में से, तो 2 हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, यानी कि CnH2n+2 -2, यानी मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैं ऐसा बोलने वाला हूँ और जो कि मैं बोलूँगा और बोल के ही रहूँगा कि n की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, ठीक है। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो n की वैल्यू मुझे कम से कम कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन और फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन, ये दोनों बातें अलग अलग है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन भी 1 है और होमोलॉग नंबर भी क्या है, 1, 2 होमोलॉग नंबर 2, 3 होमोलॉग नंबर 3। तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कीन, फर्स्ट होमोलॉग जो होगा वो होगा C2H4, सेकेंड होमोलॉग क्या होगा, C3H6, CH2 बढ़ गया। थर्ड होमोलॉग क्या होगा, C4H8, फोर्थ होमोलॉग क्या होगा बताओ, C5H10, बोलो होगा। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ होमोलॉग दोनों यहाँ पर डिफरेंट है। तो ऐसा बोला जाए, अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि होमोलॉग का नंबर इन पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज इज ऑलवेज सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। आप खेल पाओगे ना, अब ये सब चीज़ें समझ पाओगे आप, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो नंबर एक शॉर्टेज हो गया ना, 1 कार्बन का। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए अब देखो, अगला है एल्काइन। एल्काइन में भी अब मैं अगला मोल हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो अब DU बढ़ करके 1 तो ऑलरेडी था, अब क्या हो जाएगा, 2। तो इसमें से हमने 2n था, अब 2n में से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, जनरल फॉर्मूला CnH2n बचा था, उसमें से -2। तो ये फॉर्मूला अब कहाँ से आता है, कि ये आप बात समझ पा रहे, मतलब मेरा कहना ये है कि होमोलोगस सीरीज तो बहुत सारे होंगे, और क्या हमें उन होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूले को रटते बैठना है क्या, नहीं। लोग यही काम करते हैं, एल्केन CnH2n+2, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखाते हैं 10 तक, मेथेन एथेन प्रोपेन डेकेन अनडेकेन डोडेकेन, ये सब लिखाते रहते हैं, ठीक है। फिर ये एल्कीन, ये टाइम पास करा रहे हैं, टेबल बनवा रहे हैं। हमें होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला रटना थोड़ी है, हम उस होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए ये अप्रोच रखेंगे कि कंसेक्यूटिव मेंबर को एक पैटर्न में लिखेंगे, और हमारा मैथमेटिक्स वहाँ तक हमको पहुँचा देगा जनरल फॉर्मूला तक। तो अगर कोई पूछ दे आपको, फॉर एग्जांपल अमाइन के लिए आपको पूछे, प्राइमरी अमाइन के लिए, तो आप उसके जनरल फॉर्मूला को लिख सकते हो ना, डिराइव करके कर सकते हो ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किसी तरीके से आपको ये हैक ढूंढना है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5। मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ कार्बन in particular homolog and the number of homolog in particular homologous series are not same in first alkane, second alkene, third alkyne, fourth alkene and alkyne। क्योंकि इनमें n कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। ये बात आप पकड़ पाए, मैंने जो बात समझा वो आप क्लियर हुआ। अब फर्स्ट मेंबर जो होगा इस होमोलॉग का वो क्या होगा बताओ, C2, 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2 H2। सेकेंड होमोलॉग क्या होगा, C3, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4 H4। थर्ड क्या होगा बताओ, C4, 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6, बोलो यही होगा, ठीक है। फोर्थ होमोलॉग क्या होगा बताओ, C5, 10 में से 2 गया तो 8 H8। और ऐसे ही हम सारे होमोलॉग्स को यहाँ लिख सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हुआ किया जाए, लिखो, क्लियर है?
समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, अब जरा समझना, मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, अभी हमने वही देखा था प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल का क्या होगा? सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा बताओ? CH3OH, दूसरा CH2 बढ़ा दो, CH3 CH2OH, यही होगा। तीसरा एक और बढ़ा दो, CH3 CH2 CH2OH। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? CH3 है ना, CH4O, क्या लिख सकता हूँ बताओ? CH4O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बताओ? C2 3 2 5 और 1 6 H6O, ठीक है। इसका क्या लिख सकता हूँ बताओ? C3 H कितना हुआ? 3 4 5 6 7 8 H8O। आपको दिख रहा होगा ये जो सामने नंबर पैटर्न में दिख रहा है, ये एल्केन है भाई। एल्केन का फर्स्ट होमोलॉग क्या था? CH4, सेकंड क्या था? C2H6, थर्ड क्या था? C3H8। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एल्केन में मुझे क्या अटैच करना है? सिर्फ O अटैच करना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ये क्या है? एल्केन, और साथ में क्या हो गया? O। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? डिराइव कर सकते हैं कोई भी जनरल फॉर्मूला किसी भी होमोलोगस सीरीज का। खैर कोई बड़ी बातचीत नहीं थी, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। भाई साहब हेलमेट पहन के कुछ कहना चाह रहे हैं। होमोलोगस कैन नेवर बी आइसोमर्स एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग। अब इस स्टेटमेंट को जरा मैं वेरीफाई करवा देता हूं आपको। होमोलॉग कौन थे बताओ? जिनके बीच CH2 का डिफरेंस था, फंक्शनल ग्रुप सेम था। देखो होमोलॉग और आइसोमर होने के लिए एक चीज तो तय है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ये बात तय है भाई। होमोलॉग में भी क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप, और आइसोमर्स होने के लिए भी उन मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये बात अच्छे से फिक्स है, दिमाग में बसा लो। लेकिन आप देखो ये जो मैंने यहाँ पैटर्न ऑफ होमोलॉग्स लिखा है, क्या लिखा है बेटा? यहाँ जो होमोलॉग मैंने लिखा है भाई, इसका होमोलॉग, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है। इनके बीच CH2 का डिफरेंस भी है कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स के बीच में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने क्या बता रखे? 2 डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। वहां तो फारमोस्ट कंडीशन ही यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो होमोलॉग नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा तो होमोलॉग कैसे होगा? और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो आइसोमर नहीं होगा। मेरी बातें आप नहीं समझ पाए भाई। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना जरूरी है। मैं घुमा घुमा के बोलता हूं स्टेटमेंट, आप समझे, दिमाग को थोड़ा जोर दे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम अगर हुआ तभी आइसोमर हो सकता है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो अगर आइसोमर है तो वो होमोलॉग कतई नहीं हो सकता। और अगर वो होमोलॉग है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो उनके बीच ये रिश्ता आइसोमर्स का तो नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको समझ में आई? हूँ हाँ किया जाए, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट ही वही लिखना है हमें, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? काम की चीज, होमोलॉगस कैन नेवर बी आइसोमर्स एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग्स। छापो, है ना? तो मैं तो समझाता हूं नहीं, मैं तो रटवाया हूं पूरा। अच्छा, याद करने से याद आया हितेश, याद तो करना पड़ेगा ना। याद नहीं करोगे तो उसको भूल जाओगे। हाँ बेटा, पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्ची ने पूछा, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स क्या होमोलॉग्स नहीं हो सकते क्या? देखो आइसोमर कोई भी हो, मेरी बात आप समझना, आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो गया तो उनके बीच किसी भी तरीके से CH2 का आप डिफरेंस ला सकते हो क्या? कहाँ? हाँ, CH2 का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, CH2 का डिफरेंस आएगा ही नहीं, और CH2 का डिफरेंस है नहीं तो होमोलॉग होगा ही नहीं। तो ये सोच रही है कि सर एक मैंने टर्शरी किया और उसी को ओपन चेन कर दूं तो ये होमोलॉग, आइसोमर तो है, पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये होमोलॉग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। डिग्री चेंज होने से भी होमोलॉग नहीं होते, अभी मैं अगला वही बताने वाला हूं आपको। खैर क्लियर हुआ? सीधी सी बात है, आइसोमर होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
होमोलॉग नहीं होगा, और होमोलॉग है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, आइसोमर नहीं होगा, खत्म बात, क्लियर है। और कोई इफ एंड बट यहाँ पर नहीं, समझ में आया ये चीज, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए बॉस, अगला क्वेश्चन है होमोलोगस आर। अब जरा देखना, CH3OH है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है, CH2 का, ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में आएंगे, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ भी CH2 का, गौर से देखो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, यानी 1 कार्बन एक्स्ट्रा हुआ इससे, 3 और 2 6 थे, 3 4 5 6 7 है, 7 3 4 5 6 नहीं 3 3 6 1 2 3 4, हाँ यहाँ 3 और 2 5, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, CH2 का। तो बताओ तीनों ही क्या होंगे, होमोलोगस होंगे, क्लियर है, लिखो। और ये भी किया तो गलत किया, बेशक इनके बीच CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला, होमोलॉग्स वो होते हैं जो सेम जनरल ऑफ मेथड को प्रिपेयर करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप जरा ध्यान देना, ये और ये इसके बीच CH2 का डिफरेंस तो जरूर है, लेकिन ये होमोलॉग नहीं है। क्यों, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर डिग्री चेंज हो गया तो जो एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, डिग्री चेंज होने को आप अलग फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर कर लेते हैं कई जगह। जब मैं आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो अगर डिग्री बदला तो उसे अलग फंक्शनल ग्रुप भी कई जगह कंसिडर कर लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होमोलॉग्स होने के लिए एक और चीज का सेम होना जरूरी है, ना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, क्या, डिग्री, क्या, डिग्री। तो अगला काम की चीज यही है, डिग्री मस्ट बी सेम फॉर होमोलॉग्स। लिखो काम की चीज, डिग्री मस्ट बी सेम फॉर होमोलॉग्स। चलिए अब देखो, आर्टिकल नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने यहाँ खत्म कर दिया। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें रहती हैं, जैसे साइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक मतलब सारे एटम सेम होंगे, हेट्रोसाइक्लिक मतलब उसमें कार्बन ऑक्सीजन आ गया, तो वो सब मुझे लिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे मॉड्यूल के बुक से तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आर्टिकल नंबर सेकेंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का अप्रोच। अब जरा समझते हैं, सबसे पहले नाम लिखने के लिए जो पहला सिस्टम है वो कॉमन नेम सिस्टम है, मेमोरी बेस्ड है। आलू को आलू बोलते हैं, तोरई को तोरई बोलते हैं, ठीक है, करेला को करेला बोलते हैं, चिकन को मुर्गा बोलते हैं। ये नाम हमने रख दिया अपने भाषा के अकॉर्डिंग। अब दिक्कत इसके साथ ये था कि जैसे सपोज मैंने कोई मेडिसिन मैंने सिंथेसाइज किया है, मैं दूसरी कंट्री में उसका फॉर्मूला लिख करके मैंने उनको भेज दिया, चिट्ठी लिख करके मैंने भेज दिया किसी तरीके से। अब वहाँ पर मैंने यहाँ पर भारतीय नुस्खों के हिसाब से उनका नाम रखा था, 1 किलो चिकन, ठीक है, एक बटर का टुकड़ा चाहिए, ठीक है, हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब अंग्रेज को बारीक कटी हुई धनिया का मतलब थोड़ी मालूम है, वो कहाँ से बटर चिकन बना के खाएगा, बोलो बात क्लियर, लेकिन उसको तो खाना है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो यूनिवर्सली सब, ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ, जैसे अलग अलग आइलैंड में कनेक्टिविटी आने लग गई धीरे धीरे, शिप्स वगैरह है ना, ट्रेडिंग होने लग गई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग जगह जब ट्रेडिंग धीरे धीरे बढ़ा तो ट्रेड बढ़ने के साथ साथ में एक सिस्टम की ज़रूरत बहुत बढ़ गई। अब मैं यहाँ प्याज बोलता हूँ, महाराष्ट्र जाते ही कांदा बोल देते हैं, अंग्रेज लोग तक पहुँचते तक अनियन, रशिया में कुछ, चाइना वाले कुछ और ही बोल देते, चौंग पोंग टाइप का कुछ नाम रखते। तो एक ही चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह नाम होने की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन था, ग्लोबलाइजेशन का दौर था। अब चाहिए था कि चीज़ें एक होकर के चले, ठीक है, एक सिस्टम की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ गई। तो कॉमन नेम सिस्टम तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये मेमोरी बेस्ड है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, जैसे बेंजीन रिंग में OH लगा उसको फिनॉल बोलते हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ये मैं करवा दूंगा। NCERT में लंबे चौड़े लिस्ट भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सिलेबस के साथ साथ वो भी हो जाएगा। दूसरा सिस्टम आया, जब ये फ्लॉप हो गया, डिराइव नेम सिस्टम। ये ओल्ड कंसेप्ट है एक्चुअली, जो डिराइव नेम सिस्टम है ना, ये IUPAC के पहले इनिशियल स्टेज में डेवलप किया जा रहा था। जैसे आप मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़े लॉन्ग फॉर्म के पहले, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के पहले मेंडलीफ था, ठीक वैसे ही डिराइव नेम सिस्टम था। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन ठीक है आज ये रेलेवेंट नहीं रहा, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके NCERT में एक सवाल ऐसा दिया है, वो नाम दे देगा डिराइव नेम का और उस डिराइव नेम का IUPAC नेम पूछेगा।
अब तक आपने यही क्वेश्चन डील किया होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसमें आपने नाम लिखा होगा, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 किए, मतलब प्रोपेन लिख दिए, यही किया अपन ने। थोड़ा बहुत जिन बच्चों ने थोड़ा एडवांस में मेहनत किया होगा उन्होंने ये किया होगा कि नाम दिया होगा, उससे स्ट्रक्चर पहचाने होंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब आप जाते रहेंगे तो आपको दिखेगा, उसने डिराइव नेम देकर के उसका आईयूपीएसी नेम पूछा है, तो ये सिलेबस में। और दूसरी चीज, कई बार आपकी एनसीईआरटी जब आप डील कर रहे होंगे तो बहुत सारे कंपाउंड का आईयूपैक नेम ना लिख करके एग्जामिनर ने क्या लिखा है, डिराइव नेम, या एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डिराइव नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सुपरफिशियली सही, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, और जितना है आज की क्लास में हो जाएगा। ठीक, मोबाइल ना चलाएं। तीसरा जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है आईयूपीएसी नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक कोई कंपाउंड मैंने सिंथेसिस किया, कोई मेडिसिन, सपोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन बनाया था उन्होंने। ठीक है, लुई पाश्चर है, लुई पाश्चर ने रेबीज का इंजेक्शन बनाया था, उसको पेटेंट तक नहीं करा अपने नाम पे, ऐसे भी लालची नहीं थे कि बल्ब बना दिया जिंदगी भर रॉयल्टी लूंगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने, इतना नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन जो बनाई उन्होंने पब्लिश कर दिया, बोला सब बनाओ सबको लगाओ, मैनकाइंड के लिए इन्होंने इतना महान काम किया था। किसने बेटा, लुई लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने ये काम जब किया था, अब ये चीज हमारे कंट्री को मिला, तो वो जो कंपाउंड से जिसको सिंथेसिस कर रहे थे उसका कुछ केमिकल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो कर लेंगे। ये पड़ोस में कुत्ते का नक्शा बेइज्जत होने हर जगह आता है, क्रिकेट में भी हार के गया हमसे। वैसे तो इनसे खेलना नहीं चाहिए, इस बात से तो मैं हमारे बीसीसीआई से खफा हूँ, नाराज हूँ कि इनके साथ खेलेंगे क्या आप क्रिकेट, एक औरा होता है यार। ठीक है, ये कुत्ते का नक्शा इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बेशरम लोग हारे भी है। इन लोग को अगर वो फॉर्मूला मिल जाए, ये पंचर लगाते रहते हैं, इन लोगों को थोड़ी मालूम है कि वो सिंथेसिस कैसे करेंगे, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको थोड़ी पता है। बोलो बात क्लियर है। तो ऐसा कोई सिस्टम की जरूरत थी, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन। देखो वोलर ने जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट किया ना बच्चों, तो धड़ल्ले से लोगों में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने की होड़ मच गई। लोग ये सोचते थे कि ये कंपाउंड मैं सिंथेसिस करूंगा, मेरे नाम पे इस कंपाउंड का नाम, ये कंपाउंड मैं सिंथेसिस करूंगा, मेरे नाम पे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा। कुछ का तो हम लोग मान भी गए, कोलबेज रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन रवि शास्त्री के नाम पे रखा गया। ठीक है, उसके बाद ये तो फिर भी ठीक है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टाइप का नाम है, हेल वोलॉर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, एक तो तांत्रिक ओम फट स्वाहा रोजेनमुंड रिएक्शन, ऐसे ऐसे नाम है साइंटिस्ट लोगों के। कुछ तो हमने डाइजेस्ट कर लिया। अब लोग क्या अलग अलग कंपाउंड को सिंथेसिस करके, इनकी कोशिश अब ये हो जा रही थी कि अब कंपाउंड भी जो सिंथेसिस हो रहा है उसका नाम भी मेरे नाम पे रखा जाए। ऐसा हमने ये चीज हम लोग भुगत चुके थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी तो एलिमेंट का अलग अलग साइंटिस्ट, कुर्चेटोवियम, रदरफोर्डियम, है ना, ये इस तरीके से हमने अलग तरीके से मेंडेलिवियम, इस तरीके से हमने कंपाउंड्स के नाम रख दिए थे साइंटिस्ट के नाम पे। फिर आईयूपीएसी को आकर के इंटरफेयर करना पड़ा था। सियान लोग एक जगह बैठे थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पहली बार ये सम्मेलन हुआ था जिनेवा में, और जिनेवा इसीलिए इसे जिनेवा सिस्टम भी बोला जाता है। तो उन लोगों ने मिलकर के एक पैटर्न डेवलप किया। ये पैटर्न एक दिन में नहीं बन गया, इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, फिर उसको अप्लाई करना चालू किए, पेटेंट करना चालू किए, यूनिवर्सली उसको अप्लाई किए, यूनिवर्सिटीज़ में उसको अप्लाई किया गया। तो जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते करते कई कंपाउंड ऐसे सामने आए जिनके आईयूपीएसी नेमिंग में कन्फ्यूजन होने लगा, तो रूल सब रूल ऐसे करके इतनी बड़ी रूल बुक है आईयूपीएसी की, उतना पढ़ा दूँ। ठीक है, तो इन्होंने धीरे धीरे करके ये सिस्टम डेवलप किया, और नया नया इनका अधिवेशन भी होता है ना, समिट भी होता है, अधिवेशन भी होता है आईयूपीएसी का। ठीक है, जब भी होता है तो उसमें फिर कंपाउंड्स के लिए आगे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं या कुछ चेंजेस करने हैं वो उस बीच किया जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, तो ये एक दिन का सिस्टम नहीं है, बहुत टाइम लगा इसे डेवलप होने में, और अभी भी इसमें करेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, हूँ हाँ किया जाए। तो हमारा अप्रोच रहेगा, पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, डिराइव नेम सिस्टम, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आईयूपीएसी नेमिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? पक्का यहाँ तक बात क्लियर है? हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, चलिए, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर? पैसा दिए हैं, हमको पूरा वसूली चाहिए। नालायक कहीं क्या है ही नहीं, तो क्या करेंगे पढ़ के उसको, और चैप्टर में आएगा, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों डिराइव नेम सिस्टम, नए पेज से।
आत्मा तो मेरी तब रोती है जब टॉपिक खत्म हो जाए और आखिरी लाइन कॉपी के पहले पेज में हो। ठीक है, जो पेज बचेगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस लिख लेने हैं, है ना? ठीक, ठीक है हितेश? ठीक। डिराइव नेम सिस्टम क्या है बेटा? हम लोग एक जनरल कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, है ना, जैसे मतलब जैसे हमारे क्या चला आ रहा है पुश्तैनी, हमारे नाम में इंडिया में क्या होता है, हमारे नाम के बाद हमारा सरनेम लिखा होता है। ये सरनेम ये बताता है कि हम लोग मतलब मेरे खानदान में जितने लोग हैं उनका नाम इस वंशावली से, एक पेडिग्री जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है। या और स्पेसिफिक होता है, आपने सुना होगा अपने भारतीय संस्कृति में शादी वादी के टाइम ये चीज़ होता है, गोत्र बोलते हैं जिसे, मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं होती, इन लोग भाई बहन हो जाते हैं, ऐसा टाइप का मान्यता है, ठीक है। आजकल लोग मानते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है कि जैसे जो एक गोत्र जिसको आप लोग शायद जीनस बोलते हो, शायद जीनस है ना, KP कॉफी गैस नहीं होता, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज, तो शायद जिसे जीनस बोला जाता होगा मुझे, है जो भी होगा छोड़ो आप। तो ये जो होता है मतलब, अरे यार चाचा 2 मिनट, ये जो होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो ये क्या होता है बेटा, एक जीनस के जो होंगे वो मेंबर्स क्या होंगे बेटा, सब सिमिलर होंगे, यहीं से ओरिजिन हुए, इनकी पेडिग्री है, इनकी वंशावली एक ही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसमें भी यही माना जाता है, किसी एक को प्राइमरी मान लिया जाता है कि हाँ ये मेन था, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं जो ब्रह्मा जी सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषि के ही वंशज आगे जा करके हम लोग ये सब आगे बढ़े करके ऐसा रहता है। वैसे ही क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर एक फर्स्ट मेंबर माना जाता है, उस मेंबर से डिराइव कर करके अलग अलग कंपाउंड को बनाया जाता है। अब जो भी डिराइव करके कंपाउंड बनेगा उसके नाम में पहला वाला जो मेन था उसका सरनेम यूज होता है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। नेम ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एल्केन का सबसे प्रीमियर होमोलॉग होता है CH4, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा मीथेन। अब मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ और डिराइव नेम सिस्टम भी ये मानता है कि CH4 में एक कार्बन है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 4। इन हाइड्रोजन का हटाओ, कोई ग्रुप लगाओ, तो ये जो कंपाउंड अब बना ये इस मीथेन से ही डिराइव हुआ है। इस हाइड्रोजन को हटाए, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, सबको हटा सकते हो, 2 हटाए 2 नहीं हटाए, 3 हटाए 1 नहीं हटाए, ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स बना सकते हो। ये सारे एल्केन्स ये माना जाएगा कि मीथेन से डिराइव हुए, तो इस बेसिस पे इनका नाम रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो CH3 CH3, तो ये हमारे पास हो गया मेन पार्ट, ठीक है, और ये हो गया CH3, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, ये जो पार्ट है इसे बोला जाएगा सब्स्टिट्यूट। क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट, जिसको मैं बोलता हूँ कचरा। प्रिंसिपल कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूट लगा होता है, हो भी सकता नहीं, जैसे लड़कों का रूम गंदा नहीं रहता, साफ रहता है एकदम, वहीं गर्ल्स के रूम में चले जाओ पूरी गंदगी रहती, सेब खाई इधर फेंक दिया, ठीक है, बेड के नीचे हेडफोन गिरा हुआ, मोजा वहाँ पड़ा है, कपड़े यहाँ गंदे इधर पड़े हुए, ठीक है, पढ़ते टाइम चेयर से उठा के बेड पे कपड़ा रखते हैं, ठीक है, सोते टाइम बेड से उठा के, ये उल्टा बोल दिया सॉरी, ये लड़कों का रूम है, यहाँ कचरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मम्मी पापा आ रहे होंगे, सारा कचरा बेड के नीचे पर्दे से ढक दिया जाता है, DO मार दिया जाता है ना, तो उस समय कचरा नहीं है। लेकिन बाद में जैसे गर्ल्स के रूम, इनके यहाँ साफ सफाई मेंटेन रहता है बाकायदा, बुक जमे हुए दिखते हैं एकदम, और बुक का हाइट भी अलग अलग टाइप के साइज वाले, मतलब बड़ा फिर छोटा ऐसे करके जमाया जाता है अच्छे से, कपड़े घड़ी करके फोल्ड करके अलग रखे रहते हैं, बढ़िया, गंदे कपड़ों के लिए अलग कपड़ा रहता है, मतलब जगह रहता है उसके लिए, सब चीज़ ऐसे मैनेज किया जाता है सिस्टमेटिक। लड़कों का ऐसा नहीं होता, ठीक। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट को मैं कचरा इसलिए बोलता हूँ, प्रिंसिपल कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब मैं आपको IUPAC नेमिंग पढ़ाऊंगा तो IUPAC नेमिंग में कुछ 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, और जो चीज़ न रहे, उन्हें रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। बोलो बात क्लियर है? ऐसी हंसी मजाक की बात मैंने बता दी अभी, लेकिन फिलहाल आगे ये हमारे काम आएगा। तो देखो ये हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूशनल पार्ट या सब्स्टिट्यूट। ये आया कहाँ से, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके। अब सब्स्टिट्यूट का नाम जब भी लिखा जाता है इनके लास्ट में आइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइल। एक कार्बन है तो मेथ, अब वो तो नहीं लिखा ना 1 2 3 4 5 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, वो तो पता है ना तुम्हें, सब 12th पास हो गए। इसका नाम होगा मिथाइल
मीथेन। क्या नाम होगा? मिथाइल। अब जरा ध्यान दो, ये अगर है तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा बताओ? इथाइल मीथेन लिख सकता हूं। लेकिन दिक्कत ये है, डिराइव नेम सिस्टम ये बोलती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिराइव पार्ट चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो अगर मैं इसे मेन पार्ट मानूं और इसे मैं साइट ऑफ मेथेन मान करके मैं ये सोचूं कि इससे 2 हाइड्रोजन निकले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल मीथेन। बोलो बात समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ कौन सा मोर करेक्ट होगा? ये वाला डाई मिथाइल मीथेन, वाह नाइस है, जबकि इथाइल मीथेन जो होगा 6 है, ये वाला उतना मजेदार नहीं है। तो आपको अगर चूज करना है तो आप किसके साथ जाओगे? ज्यादा सब्स्टिट्यूट के साथ जाओगे। बोलो बात क्लियर है? अब इसे लूं कि कॉर्नर वाले लो? बीच वाले ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल मीथेन, इसका नाम हो जाएगा। आप समझो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का जो ट्रेंड है वो IUPAC ने कहां से उठाया था? डिराइव सिस्टम से उठाया था। समझ में आया? इथाइल का ई पहले, फिर मिथाइल। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? ट्राई मिथाइल मीथेन। क्लियर हो रही बात? इस कंपाउंड का नाम क्या लिखूं बताओ? टेट्रा मिथाइल मीथेन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैं चाहूंगा इसे आप लिखें। निकिता भाई, क्या मैटर हो गया? नहीं आया समझ में? ये भरपूर क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाऊं। पहले ऑर्गेनिक का नॉलेज बढ़ा लेते हैं हम लोग। एल्कीन्स की बात करते हैं। तो देखो, एल्कीन्स में जो हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन होगा वो होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक मैं आपको और एक यहाँ क्वेश्चन देना चाहूंगा। टेट्रा टर्ट मतलब टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन बन गया। देखो इधर ध्यान दो बच्चों, मीथेन है और टेट्रा है, यानी कि कितने सेगमेंट लगे हुए हैं? 4। ठीक है। अच्छा, टर्शरी ब्यूटाइल कैसा होता है? 3 डिग्री ब्यूटाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यही होता है। तो यहाँ पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, टर्शरी ब्यूटाइल लगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये स्ट्रक्चर है टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन का। अब जरा समझना, आप बोल रहे हो कि सर ये क्यों बताया डिराइव नेम सिस्टम में? तो ये बेटा आपके NCERT में दिया हुआ है। NCERT में ये डिराइव नेम दिया है और इसी का स्ट्रक्चर नहीं दिया है। बोला टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन का आपको IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नेमिंग तो मैंने अभी कराया नहीं है, जब कराऊंगा तो आप इसका नाम लिख लोगे। आपको ये स्ट्रक्चर पहले इससे बनाना पड़ेगा और फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और जो भी नाम का प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो ये NCERT से मैंने उठाया टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। ये कौन सा सिस्टम है? डिराइव नेम सिस्टम। इसका आपको स्ट्रक्चर बना करके इसका नाम लिखना था। क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, लिख लो ये स्ट्रक्चर। चलिए, नेमिंग ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो मैं फिक्स मानूंगा वो ये है, इसे बोला जाता है इथाइलिन। क्या बोलूंगा? इथाइलिन। लिखो। ठीक, तो ये अगर मैं फिक्स मान रहा हूं, इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल इथाइलिन। इसका नाम क्या होगा बताओ? इथाइल इथाइलिन। ध्यान दो बच्चों, ये अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? डाई मिथाइल इथाइलिन।
अरे 2 मिनट रुको तो सही, देखो तो सही, अगर मैं ये फिक्स मान रहा हूँ तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल इथाइल। अरे ये तो गड़बड़ है रे बाबा, ये देखो मैं क्या चाह रहा था, नाम अलग अलग हो ताकि कंपाउंड अलग, ये 2 कंपाउंड अलग अलग है, नाम सेम हो गया, लफड़ा हो गया। अब जरा ऐसे सिचुएशन में क्या करे, लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है डाई मिथाइल इथाइलिन 2 तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, 2 तरीके का, एक होगा सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन। सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन कैसे होगा, मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल। दूसरा क्या होगा, ए सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन, ये कुछ ऐसा होगा। नहीं आया समझ में, चलो हो गया क्या, चलिए चलिए बातें खत्म करते हैं। नेमिंग ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है वो है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। बातें नहीं बेटा, तो नाम कैसे लिखे जरा देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, डाई मिथाइल एसिटिलीन। क्लियर है, हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा, मीथेनॉल, जिसे लोग पहले कार्बिनॉल बोलते थे। क्या बोलते थे, कार्बिनॉल। तो इसी नाम को डिराइव नेम में यूज किया गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या होगा बताओ, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या होगा बताओ, ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। आगे बढ़ू पटेल, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान दो, एल्डिहाइड का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर हो सकता है CHO, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ दिक्कत क्या है बेटा, ये हम यूज नहीं करते डिराइव नेम सिस्टम में, क्योंकि आप एक ही हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बेटर है ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूशन आपको मिले तो CH3CHO, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। तो CH3CHO से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बताओ, इथाइल एसिटेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, डाई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। क्लियर है, लिख लो। सिमिलरली अगर मैं एसिड की बात करूं, किसकी बात करूं, एसिड, HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसको डिराइव नेम सिस्टम में कंसिडर नहीं करते क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूट है आपके पास। आप कंसिडर करोगे CH3COOH,
इसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप नाम लिखोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। तो ये कुछ डिराइव नेम सिस्टम हमने जाना, जो इतना ही काम का, इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कल की क्लास से IUPAC नेमिंग का सिस्टम जानेंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर दोस्तों से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटे का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।